नमस्कार बच्चों, तो मैं अतुल कुमार सिंह आपके सामने हूँ और आज हम लोग फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है मैथमेटिकल टूल्स। ये फिजिक्स का टॉपिक है। जैसे कि फिजिक्स जब भी आप नीट की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आपको फिजिक्स में कुछ चीज़ें होती हैं बेसिक की, वो आपको आनी ही चाहिए। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपको 11th और 12th की पूरी फिजिक्स पढ़नी है, तो आपको कुछ जो बेसिक बातें हैं पूरे फिजिक्स में, जहाँ या हर जगह फिजिक्स में अप्लाई होंगी, वो आपको आनी ही चाहिए। तो इसमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं ताकि आपका फिजिक्स के जो कैलकुलेशंस हैं हमारी, जो उससे गुणा गणित है, वो हमारी आसान हो जाए, वो इजी हो जाए। इसलिए हम मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला है डिफरेंशिएशन है, इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और इसके बाद तीसरा सबसे आखिरी होता है वेक्टर, है ना। तो ये तीन चीजें हम लोग को पढ़ने हैं ताकि हमको पूरा फिजिक्स में जहां जहां इनका यूज हो वो हम समझ पाए। ठीक है, वो मतलब वो एज ए टूल इस्तेमाल होगा, जब भी इस्तेमाल होगा हम लोग आसानी से इस्तेमाल करके जो आगे कैलकुलेशन से जो आगे कॉन्सेप्ट है वो लोग समझ जाएं। ठीक है, वहां पे ये दिक्कत ना हो कि यार वहां डिफरेंशिएशन नहीं आ रही है तो वहां इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग सबसे पहले इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। तो डिफरेंशिएशन को आप कुछ ऐसे समझिए कहानी से कि कोई एक चीज है वो किसी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। जैसे मैं कह दूं कि आप अपने घर से बाजार जा रहे थे तो आपके बाइक की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप जो ये डिस्टेंस कवर कर रहे थे एक रेट में कर रहे थे ना, कि आप एक सेकेंड में 20 मीटर कवर कर रहे हैं। अगर आपके बाइक की स्पीड हम कहते हैं, अगर आपके बाइक की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या आ रहा है कि आप पर सेकेंड आपकी डिस्टेंस चेंज हो रही है। आप हर सेकेंड 20 मीटर कवर कर रहे हैं। तो ये जो टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी डिस्टेंस चेंज हो जा रही है, नहीं हो जा रही। आप घर से मार्केट आ रहे हैं, चेंज हो रही है डिस्टेंस आपकी पर सेकेंड टाइम। तो इसी चीज को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। वहां पर जो हमें फिजिक्स में पढ़ना है वो ये चीज पढ़नी है कि कोई एक फंक्शन दिया रहेगा आपको, y इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर n, कोई भी फंक्शन रहेगा, वो अगर हम x की वैल्यू चेंज करें तो y कैसे चेंज होगा। तो हमें कोई भी फंक्शन होगा वो किसी के रेस्पेक्ट में जब भी चेंज करेगा ना, रेट ऑफ चेंज, इसका अगर मैं मीनिंग लिख दूं एक लाइन में, इसका मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज। चेंज यानी किसी चीज के रिस्पेक्ट में कोई चीज चेंज होगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, इस पर और भी विस्तार में बात करेंगे इसमें। आइए, तो अगर सबसे पहले मैं आपको एक बनाऊं, तो अगर मैं मान लीजिए एक ग्राफ बनाता हूं, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। तो अगर सोचिए इस पे कोई एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर यार ये बताओ इस लाइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। क्योंकि ये जो ग्राफ है, आप देखिए जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे आपको y की भी वैल्यू अलग अलग मिल रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू है तो y की वैल्यू कुछ और है। अगर x की वैल्यू हमारी इतनी है तो y की वैल्यू कुछ और है। अगर हमारी x की वैल्यू यहाँ पर कुछ और बदल जा रही है तो y की वैल्यू हमें कुछ और मिल रही है। यानी देखिए यहाँ x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही है y की भी वैल्यू चेंज हो जा रही है ना। तो इसी चीज को हम बोल रहे हैं कि यार y जो है वो x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसी चीज को हम लोग को जानना है कि कैसे चेंज हो जा रही है, किस रेट से चेंज हो जा रही है ना। तो आइए समझते हैं। तो इसका एक निकालने का हमको सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला सीख लेना है कि आखिर निकालेंगे कैसे। अगर कोई चीजें चेंज हो रही है तो किस रेट से, तो क्या फॉर्मूला, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है। तो देखिए ये ग्राफ हो गया हमारा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। तो हम कहते हैं अगर इसका मान लीजिए अगर हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है तो हम एक काम करेंगे, इस ग्राफ का ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, कोई एक स्ट्रेट लाइन ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ का रेट क्या है चेंज होने का, x के रिस्पेक्ट में y कैसे चेंज हो जा रही है। तो इसको हम कहते हैं कि आप इस ग्राफ का एक काम कीजिए, स्लोप निकाल दीजिए। ये जो इस ग्राफ का जो स्लोप होगी ना, यही हमें रेट ऑफ चेंज बता देगा। अगर हम किसी भी ग्राफ का अगर स्लोप निकाल दें तो वही रेट ऑफ चेंज को बताती है कि ये ग्राफ x के रिस्पेक्ट में y कैसे चेंज हो रही है, ये हमें स्लोप बता देगी। और इस स्लोप का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, वो स्लोप इक्वल टू होती है tan थीटा। अब ये थीटा क्या है, tan तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है
जिसके साथ एक थीटा लगा हुआ है कि किस एंगल, थीटा इज एंगल। तो हम ये कहते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये एक्स एक्सिस से कुछ थीटा एंगल बना के जाएगी। अगर ये ऐसे जा रही है तो कुछ इसका एंगल होगा ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी एंगल होगा इसका। तो मान लेते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये कुछ थीटा एंगल फॉर्म करके जा रही है, ठीक है। तो अगर हम इसी थीटा को लेकर के अगर हम इसका स्लोप निकालना चाहें तो हम tan थीटा अगर निकाल देंगे इस ग्राफ का, तो हमें इस ग्राफ का पूरा रेट ऑफ चेंज पता चल जाएगा। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया स्लोप। स्लोप यानी tan थीटा, व्हाट इज थीटा, तो थीटा हो जाएगा कि ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन ये कितना एंगल फॉर्म करे हुए है एक्स एक्सिस, मिल जाएगा हमें। ये ट्रे कुछ वैल्यू होगी, मान लीजिए 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो हम जानते हैं tan 30 की वैल्यू होती है 1/√2, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो जो भी यहाँ वैल्यू होगी वो हम निकाल लेंगे और जो भी स्लोप की वैल्यू आएगी वो हम बताइए कि हाँ वो इस रेट से चेंज हो रही है, ठीक बात। तो देखिए अगर इसका एक और फॉर्मूला मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकते हैं। आप एक काम कीजिए कि इस ग्राफ पे आप कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2 ले लीजिए, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, अगर ये ग्राफ अगर ये y और x एक्सिस में है, अगर ये y और x एक्सिस में है तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट भी होगा, है ना। तो कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि ये जो 1 नंबर पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है कुछ x1, y1 और ये जो पॉइंट नंबर 2 है इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 मान लेते हैं। तो ये x1, y1 का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये जो हमारी पॉइंट है ये कुछ यहाँ तक x में होगी, यानी यहाँ तक x1 होगी और ये यहाँ तक y1 होगी, ये ना मतलब। और ये पॉइंट नंबर 2 का कोऑर्डिनेट अगर x2, y2 यानी क्या है, ये पॉइंट यहाँ तक x2 होगी और ये यहाँ तक y2 होगी कुछ, है ना। नहीं तो हम एक काम करते हैं, ये 2 पॉइंट्स ले लिए 1 और 2, ठीक बात है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, तो अगर देखिए ये जो राइट एंगल जो ट्रायंगल, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन देखिए ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यानी जो थीटा यहाँ पर है वही थीटा यहाँ पर भी हो जाएगी। नहीं, आप जानते हैं कि अगर किसी भी 2 पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों सेम हो जाते हैं। मगर देखिए जैसे कि ये एक्स एक्सिस और ये लाइन ऐसे पैरेलल गई तो दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहाँ जो थीटा होगी वही यहाँ पर। ये प्रॉपर्टी आप लोग 9th में पढ़ा होगा आपने ज्योमेट्री में। तो हमें ये थीटा मिल गया। तो मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर हमको यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें तो यहाँ भी एंगल हमें थीटा ही मिलेगी। अगर हमको यहाँ लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दें यहाँ भी हमें एंगल थीटा ही मिलेगी। अगर आप जहां तक जाएंगे इस स्ट्रेट लाइन में हर जगह आपको एंगल थीटा ही मिलने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे लाइन का जो स्लोप है यानी tan थीटा है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, तभी तो ये स्ट्रेट लाइन। लेकिन ऐसे भी आपको ग्राफ मिलेंगे, अभी हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि जहां tan थीटा की वैल्यू चेंज होगी, हर बार चेंज हो जाएगी, हर पॉइंट पे tan थीटा की वैल्यू बिल्कुल अलग अलग मिलेगी हमें, तो वो कुछ कर्व टाइप के ग्राफ मिलेगा, वह हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी जब आप समझिए कि जब भी आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो आपको tan थीटा यानी स्लोप जो होगी स्ट्रेट लाइन की हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो आइए अब इसका एक फॉर्मूला हम लोग बना रहे थे, तो फॉर्मूले की बात कर लें। तो फॉर्मूले में हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पे हम लोगों ने 2 पॉइंट्स ले लिए थे, है ना, और इस 2 पॉइंट का हम लोगों ने कुछ कोऑर्डिनेट मान लिया है। इस सेकंड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है कुछ x2, y2 और पहले वाले का x1, y1, और हमने कहा कि यहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं और जो यहाँ थीटा होगा वही थीटा यहाँ होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे थीटा हर जगह कांस्टेंट मिलता है हमें। अच्छा जी, तो आप ये बताइए कि ये वाली साइड की लेंथ आप हमें बता सकते हैं क्या? सिर्फ इतनी। तो आप ये सोचिए ये पूरा है y2, है ना, और ये इतना है y1, ये है y1 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है y2। तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी? ये वाली लेंथ आ जाएगी y2 माइनस y1, नहीं आ गई? ये वाली लेंथ y2 माइनस y1 मिल गई। अब बताइए कि इस ट्रायंगल में ये वाली लेंथ कितनी आएगी? देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी लेंथ x2 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक
ये पूरी लेंथ x2 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये x1 है, तो ये बीच वाली लेंथ कितनी बचेगी, x2 माइनस x1, है ना। तो आप इस ट्रायंगल को चेक कीजिए, आप बताइए कि यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी भाई, क्या आएगी। तो हम जानते हैं यार कि tan थीटा जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो अगर उसका हम परपेंडिकुलर का लेंथ और बेस का लेंथ को डिवाइड कर देंगे वही tan थीटा होती है। तो हमें देखिए यही तो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास और ये थीटा है हमारे पास, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हमें परपेंडिकुलर ये होता है और बेस ये होता है। हम दोनों की वैल्यू रख देते हैं, हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए रख दे रहे हैं, परपेंडिकुलर हमारे पास है y2 माइनस y1 और बेस है हमारे पास x2 माइनस x। दिस इज द tan थीटा। आप ये फॉर्मूला अपने नोट में नोट कर लीजिए कि जहां भी आपको tan थीटा जिस भी ग्राफ का निकालना होगा, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जहां थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम क्या करें कि उस लाइन पे हम दो पॉइंट्स ले लेंगे और उन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स जान लेंगे कि क्या है, कुछ x1, y1, कुछ x2, y2 होंगे और उन दोनों पॉइंट की हेल्प से एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे और उस ट्रायंगल ड्रॉ करके हम क्या करेंगे कि उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और उस ट्रायंगल का बेस का लेंथ जान लेंगे और उन्हीं का रेशियो tan थीटा होता है, उन्हीं का रेशियो से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें tan थीटा मिल जाएगी तो वहीं उसकी स्लोप हो जाएगी, यानी वहीं उस लाइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगी या वहीं उस लाइन का रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, जहां नहीं समझ में आए वहां अपना डाउट नोट कर लीजिए कि हमें ये डाउट पूछना है। आप कमेंट में या मैसेज करके पूछ सकते हैं, उसका भी आंसर किया जाएगा आपको, अभी तक की जो बात आपको नहीं समझ में आई हो। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मस्त होकर पढ़ना है। चलिए तो आगे पढ़ें। अब इसके बाद मैं आपसे इससे पहले कह रहा था कि यहां पर तो हम लोग चूंकि स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे, तो स्ट्रेट लाइन में क्या था कि tan थीटा जो था उसकी वैल्यू हमेशा हमें कांस्टेंट मिलेगी, चाहे जिस भी पॉइंट पे जाए हर जगह थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है तो tan थीटा भी हमें कांस्टेंट ही मिलेगी। बट अब जो बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्राफ की जहां पर हर पॉइंट पे थीटा की ही वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जब हमारी थीटा की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी तो यानी कि हमारा स्लोप भी हर पॉइंट पे चेंज होगा। जो ये स्लोप है ये हर पॉइंट पे अब चेंज होने वाला है। तो ये कैसा ग्राफ होगा, तो ये कुछ आपको कर्व ग्राफ मिलेगी। ये देखिए हमने बना दिया ये y, ये हो गए x। अब देखिए ये कर्व कैसे जाएगा, ये कुछ ऐसे कर्व ग्राफ है मान लीजिए, है ना। अब इस कर्व ग्राफ का क्या करें तो देखिए ये कर्व ग्राफ कितने एंगल पर है, तो मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपको इस पॉइंट पे इस कर्व का जानना है कि इस पॉइंट पे इंक्लिनेशन क्या है x एक्सिस के साथ, तो आप इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और इस टेंजेंट का जो एंगल होगा x एक्सिस से वही इस पॉइंट पे इसका क्या है थीटा, उतने थीटा पे ये ग्राफ इंक्लाइन है। ठीक है, या आप यहां पर कोई पॉइंट मान लीजिए, जहां मर्जी वहां मान लीजिए, यहां मान लीजिए, तो हम इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो इसको हल्का सा बिल्कुल टच करती हुई आएगी और ये हम कह रहे हैं कि ये कुछ θ1 एंगल मिला। देखिए ये वाली एंगल देखिए पिछले वाले से थोड़ी सी बड़ी मिल जाएगी। आप यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए और यहाँ पे कोई एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर दें तो देखिए ये यहाँ पर एंगल हमें कुछ और मिल गए, कुछ θ1 मिल गए। तो आप जहां जहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो थोड़ा सा आपको और बड़ा एंगल मिल जाएगा, θ3 मिल गया। तो जहां जहां आप मतलब यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि जैसे जैसे इस ग्राफ के हर पॉइंट को हम चेक कर रहे हैं तो हर पॉइंट पर हमें थीटा की वैल्यू अलग अलग मिल रही है। जब हमें थीटा की ही वैल्यू अलग अलग मिल रही है तो जो ये tan थीटा यानी जो हमें स्लोप की वैल्यू मिलेगी इस ग्राफ पे हर जगह अलग अलग मिलने वाली है, कांस्टेंट नहीं है। जिसे पिछले वाले की तरह स्ट्रेट लाइन में हर जगह कांस्टेंट मिल रही थी, यहाँ हमें कांस्टेंट नहीं मिलने वाली है। तो मैं इसमें ये कह रहा था बच्चों कि ये इस ग्राफ में जो tan थीटा है उसकी वैल्यू जाहिर सी बात है कि कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, तो या क्यों कांस्टेंट नहीं हो रही है, क्योंकि बार बार थीटा की ही वैल्यू चेंज हो जा रही है। तो जब tan थीटा चेंज हो जाएगी तो स्लोप की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है,
तो इसका करने का तरीका क्या होगा कि इसमें भी हम एक काम करेंगे, जो हम लोगों ने पिछले वाले ग्राफ में करा वही काम इसमें भी कर लेंगे। कि हम लोग जो पहले वाले ग्राफ में क्या किए थे कि 2 पॉइंट्स लिए थे उस ग्राफ पे, और 2 पॉइंट्स पे हम लोगों ने क्या करा था कि उनका कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख लिया था कि ये मान लेते कुछ x1 है और ये कुछ y1 है और ये x2 है, ये कुछ y2 है। ये 2 पॉइंट्स ले लिए हमने, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। इन दोनों पॉइंट्स का हमने कोऑर्डिनेट लिख लिया, ठीक है। तो अगर हम देखिए इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिख लें, और जैसे हम लोगों ने पिछले वाले ग्राफ में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना करके और tan थीटा की वैल्यू निकाल ली थी ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, यहाँ भी वही सिस्टम कर लेंगे, ठीक है। बट यहाँ अगर हम ये सिस्टम अगर आप 2 पॉइंट आप देख रहे हैं तो बहुत दूर हो जा रहे हैं। तो ये जो आपकी जो लाइन आ रही है ना बिल्कुल ये कर्व में आ रही है ना, तो ये कर्व में आ रही है। तो वो आपने कभी ऐसा कोई ट्रायंगल देखा है क्या जिसका एक साइड कोई ऐसे कर्व में हो? तो ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं बनेगी, नहीं बनेगा ना। यानी कि मतलब अगर हम कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो उसमें कोई भी लाइन कर्व नहीं होनी चाहिए, तभी हम tan थीटा निकाल पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को बहुत ही क्लोज ले लेते हैं। क्लोज मतलब एकदम नजदीक ले लें, एकदम नजदीक ले लें। मान लीजिए ये 1 पॉइंट यहाँ है तो हम दूसरा वाला पॉइंट बिल्कुल यहाँ ले लेते हैं, और ये हमारा ऐसे ग्राफ है। तो ये दूसरा वाला पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, और सोचिए यहाँ पर मैं x2, y2 का एक दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ, वही वाली पॉइंट, इनको बहुत ही क्लोज ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब वही सिस्टम करेंगे कि ये बताइए कि इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारी है x1 है ना, और यहाँ से यहाँ तक हमारी डिस्टेंस है x2। तो ये जो बीच का जो डिस्टेंस आया, ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? ये डिस्टेंस जाहिर सी बात है कि x2 माइनस x1 आ जाएगी। अच्छा y में क्या होगा? तो ये हमारी डिस्टेंस है यहाँ तक y1, और यहाँ पे क्या है कि हमारी डिस्टेंस आ गई y2। तो बीच का गैप कितना आएगा? y2 माइनस y1। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं छोटा सा, है ना, और हम ये मानते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स पे जो हमारे थीटा की वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत ही क्लोज है। अगर आप यहाँ और यहाँ 2 पॉइंट्स ले लें तो इन पे जो थीटा की वैल्यू है, जब आप टेंजेंट लेंगे दोनों पॉइंट्स पे तो दोनों जगह थीटा की वैल्यू सेम आएगी। तो ये जो दोनों पॉइंट्स है, मान लीजिए जो पॉइंट नंबर 1 है और ये जो पॉइंट नंबर 2 है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने बहुत ही क्लोज ले लिया है। क्लोज इसलिए ले लिया ताकि दोनों पॉइंट्स पे अगर हम जब हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों पे जो थीटा की वैल्यू हो, जो थीटा इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू 2 आ जाए, मतलब दोनों जगह हमें tan थीटा की वैल्यू सेम मिले, इसलिए हमने दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल क्लोज ले लिया। और वहां पे हमने एक ट्रायंगल बनाया था। मान लीजिए इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बाहर की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम करके। तो ये वाली हमारी डिस्टेंस है x2 माइनस x1, और ये वाली डिस्टेंस है y2 माइनस y1। और हमने कहा था कि इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट लेंगे, ये देखिए ये वाला टेंजेंट है, ये वाली टेंजेंट, तो ये कुछ एंगल आएगा ना, कुछ थीटा यहाँ पर एंगल बनेगा, तो वही थीटा यहाँ पर कॉपी हो जाएगी, है ना, क्योंकि दोनों पॉइंट पे थीटा की वैल्यू सेम है। तो ये थीटा हमने ले लिया। तो यहाँ पर बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? तो tan थीटा क्या आएगी? आप जानते हैं tan थीटा, हम लोग इससे पहले बात कर चुके हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। ये आपने 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। अब इतनी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। हम जानते हैं, देखिए आप नीट वाले स्टूडेंट हैं, आपको मैथमेटिक्स नहीं आती होगी उतनी अच्छे से, लेकिन उसके लिए घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना, उसके लिए हम हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ भी अगर मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में कहीं दिक्कत हो रही है, कहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिक्कत हो रही है, तो वो हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। आपकी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम होती है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, तो उसका सोल्यूशन किया जाएगा, है ना। बाकी अभी ये आप बात समझिए। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर हम लिख दें परपेंडिकुलर हमारा है y2 माइनस y1, और बेस है हमारा x2 माइनस x1। तो ये हमारा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमारा वही बना जो स्ट्रेट लाइन में बना था। तो यानी कि मतलब ये है कि मतलब कर्व चाहे जैसा भी हो, वो कर्व मतलब जो हमारा ग्राफ है वो कर्व में हो, स्ट्रेट लाइन में हो, पैराबोला में हो, हाइपर पैराबोला में, किसी भी कर्व में हमारा ग्राफ हो, यानी कि जो स्लोप की वैल्यू होगी वो हम एक बात जान गए हैं कि वो tan थीटा ही होगी। मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया
जो कि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको फिजिक्स में अगर कहीं ये चीज़ आती है, कहीं ग्राफ आ जाता है और उस ग्राफ से आपको ये कोई पूछ लिया जाए कि आप उसका रेट ऑफ चेंज बताइए उस ग्राफ को करके, तो आपको बस एक चीज़ करनी है कि वो आपको ये ढूंढना है कि थीटा कहाँ है, वेयर इज द थीटा ढूंढना है और उसका tan थीटा निकाल देना है, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। इतना मत्था पैची आपको नहीं करना है कि 2 पॉइंट्स लिए क्लोज करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, y2 - y1 अपॉन x2, ये सब नहीं करना है। आपको बस थीटा ढूंढना है कि वेयर इज द थीटा कहाँ है और उसकी tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, वहीं आपका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग मेन बात करेंगे। तो आपसे अब जो क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जाएंगे, अभी तक तो हम थोड़ी बहुत स्टोरी बता रहे थे, आपको मीनिंग बता रहे थे, डिफरेंशिएशन होता क्या है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में या आपको जो फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे टॉपिक्स में जो आएंगी वो कुछ ऐसे होंगी कि मान लीजिए कुछ ये y है और ये y कोई x का फंक्शन है, y = x पावर n, y = x पावर n कोई एक फंक्शन है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे मैं ये इस x की वैल्यू चेंज करूंगा y की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखिए तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 पावर n। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 रख दूं तो यहाँ y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 पावर 1। अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूं तो यहाँ क्या मिलेगी, 2 पावर n। अगर x की वैल्यू 3 रख दूं तो यहाँ क्या मिलेगा, y की वैल्यू 3 पावर n। देखिए y की वैल्यू ऐसे ऐसे चेंज होगी ना, 1 पावर n, y = 2 पावर n, y = 3 पावर n। और ये n क्या है, n कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए, इंटीजर मतलब यहाँ कोई भी नंबर हो जाएगा, आपका पॉजिटिव नंबर हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया, फ्रैक्शन नंबर हो गया, कोई भी नंबर हो गया। जैसे ना पावर में आप इंटीजर ही जरूर नहीं है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे मैंने कह दूँ 0 से 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, -1/2 ले लीजिए, 1 मतलब कोई भी नंबर आप ले लीजिए, n के प्लेस पे n इज जस्ट ए नंबर। ठीक है, अब जैसे जैसे देखिए मैं आपको बस इसमें मेन बात ये समझनी है कि जैसे जैसे आप यहाँ x की वैल्यू चेंज करेंगे y की भी वैल्यू चेंज होगी, यानी जो y है वो x पे डिपेंडेंट है। y क्या है, x पे डिपेंडेंट है। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन लिखने का जो तरीका होता है वो एक मेथड होता है ना, हर चीज को काम को करने का एक तरीका बनाया गया है। तो तरीका इसमें ही लिखा गया है कि जब भी आप y का डिफरेंशिएशन यानी रेट ऑफ चेंज लिखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू चेंज कर रहे पे y चेंज हो जा रही है, तो हम इसको लिखते ऐसे हैं, dy अपॉन में dx। इसको एक लिखने का तरीका है, dy अपॉन में dx, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू दी x। जैसे मैं यहाँ पर आपको वर्ड्स में लिख दे रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इस dy by dx का मीनिंग ये हो गया, dy by dx का मीनिंग क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y x के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही, हमको यही बात निकालनी है डिफरेंशिएशन में। और हमारे पास फंक्शन है x पावर में n, और n क्या है यहाँ पे, कोई भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, कोई फ्रैक्शनल नंबर, उससे मतलब नहीं, कोई भी नंबर। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप देख लीजिए। तो dy by dx क्या आ जाएगा इस फंक्शन का, तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, n x के पावर n-1। दिस इज द फॉर्मूला। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, नोट कर लीजिए इसको कि अगर कोई x के पावर n हमको कोई भी फंक्शन मिलता है y के प्लेस पे, तो हम उसका dy by dx यानी डिफरेंशिएशन यानी रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला आ गया n x पावर n-1। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर y मान लीजिए कोई फंक्शन है x², तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, लिखेंगे dy by dx।
dy बाई dx करेंगे। तो हमने कहा कि फॉर्मूले में देखिए x के प्लेस पे तो x है, n के प्लेस पे देखिए यहाँ 2 दिख रहा है आपको, तो जहां जहां n लिखा वहां वहां आप 2 लिख दीजिए, आपके सामने उसका आंसर होगा। देखिए यहाँ 2 लिखा है यानी कि 2 नीचे आ जाएगी और यहाँ 2 माइनस, यानी हम इसको ऐसे लिख दें 2 माइनस 1। देखिए इस फॉर्मूले में जहां n है मैंने वहां 2 लिख दिया है क्योंकि वहां n के प्लेस पे 2 लिखा है। तो इसका आंसर क्या आ गया 2x, नहीं आ, ये आपका आंसर हो गया है ना। एक और 2-4 और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। या फॉर्मूला नोट कर लिए हो तो मैं इसको डिलीट कर दूं, ठीक है। आइए तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर क्वेश्चन से आपको बहुत सारी बातें यहाँ क्लियर हो जाएंगी, उसके लिए उतना टेंशन लेने की बात नहीं। आइए तो अब क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमें फिजिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो इतनी कहानी तो हमें पढ़नी नहीं होगी कि ये tan थीटा वो स्लोप, आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आइए तो मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल टू मान लीजिए x क्यूब है, इसका क्या होगा, तो हम लिखेंगे dy बाई dx यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू दी x। तो इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ n के प्लेस पे 3 है, फॉर्मूला क्या था हमारा y इक्वल टू x पावर n का dy बाई dx। क्या लिखा था हम लोगों ने फॉर्मूले में n इंटू x पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। और यहाँ n के प्लेस पे 3 रख दें, 3x 3 माइनस 1, आंसर क्या आ गया 3x स्क्वायर। ठीक है, एक और क्वेश्चन कीजिए, एक और क्वेश्चन कीजिए आप। जैसे मान लीजिए अगर हमें लिख दे 2x स्क्वायर, ये कोई फंक्शन हो गया 2x स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर 2 क्या है, 2 एक कांस्टेंट चीज है, 2 तो 2 ही रहनी है, 2 तो कभी चेंज नहीं होने वाली है। तो जब भी किसी फंक्शन में आपको कोई कांस्टेंट मिलती है तो उसको बिल्कुल टच नहीं करना है, जैसा लिखा वैसे ही नीचे उसको उतार दे, उसको बिल्कुल छेड़छाड़ उसमें कुछ नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ दिखा हमें x के पावर 2 यानी n के प्लेस पे वहाँ 2, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे n x पावर n माइनस 1 यानी डॉट लगा दिए, यहाँ n के प्लेस पे 2 लिखे, x पावर 2 माइनस 1 लगा दिए। तो फॉर्मूला के आंसर क्या आया हमारा, ये 2 स्क्वायर हो गया यानी 4 और यहाँ आ जाएगा x। तो दिस इज आवर dy बाई dx ऑफ इतना। यानी कि अगर आप ये समझिए कि अगर किसी भी x पावर n फॉर्मूले में अगर कोई a नाम का कोई कांस्टेंट आता है, a क्या है यहाँ पर कोई कांस्टेंट, कोई भी अगर कांस्टेंट आती है, कोई भी अगर कांस्टेंट मिल जाती है हमें, तो उसको हमको बिल्कुल टच नहीं करना है, जैसा है उसको वैसा ही उतार देना है फॉर्मूले। ठीक है, बाकी आगे की कहानी आप जानते हैं, n को नीचे लिखना है और x पावर n माइनस 1 कर देना, आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। आइए और दूसरा क्वेश्चन कर लें ताकि और क्लियर हो जाए आपको। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू 3x पावर क्यूब मिल गया हमें, इसका आंसर कीजिए आप। तो अब तो आप करने लगे होंगे सर, आप ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, आंसर मिलेगा। फिर देखिए तो हम इसका आंसर कर रहे हैं 3 एक कांस्टेंट, इसको एज इट इज उतार दिए बिना टच किए, फिर डॉट लगाया हमने। अब हम देख रहे हैं यहाँ n के प्लेस पे भैया 3, तो 3 और x फिर 3 माइनस 1 करना है, फिर ये 3 9 हो गया और यहाँ 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, ये x के पावर में स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा आंसर, अगर आपका ये आंसर आया है तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ठीक है, और इसके आगे आप जो जानते हैं dy बाई dx तो लिखना ही है हमें, यही तो हमारा आंसर होगा कि भाई x के रिस्पेक्ट में y किसे चेंज कर रही है तो निकाल रहे हैं, ये हमारा आंसर हो। डन बात। आइए अब थोड़ा से एक नए तरीके का आपको क्वेश्चन में कराओ। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई एक y फंक्शन है, बिल्कुल कांस्टेंट कोई फंक्शन है, तो अब आइए थोड़ा सा मैं आपको एक नए तरह क्वेश्चन कराऊं। जैसे मान लीजिए y एक फंक्शन हो, हम लिख दे 5। अब ये क्या हो गया, यानी कि अब ये जो y फंक्शन है 5, अब ये तो चेंज ही नहीं होगी क्योंकि हमने y एक कांस्टेंट का फंक्शन हो गया, यानी y की वैल्यू अब चेंज नहीं हो सकती, y अब बिल्कुल फिक्स चीज हो गई 5, वो हमेशा 5 ही रहनी
है ना। तो यार इसका कैसे किया जाए, तो आप एक बात इसको याद कर लीजिए, इसका मैं आपको प्रूफ भी बता दूंगा अगर आप जानना चाहते हैं कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट, यहाँ 5 ही नहीं, यहाँ 5, 3, 4, -4 कोई भी नंबर रहे दुनिया का, अगर वो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ये बात याद कर लेना है, नोट में डाल के याद करना है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा यानी dy/dx जो होगा वो हमेशा 0 आता है। इस बात को नोट में याद रखना है, नोट पे डाल के याद कीजिए कि कांस्टेंट का dy/dx यानी डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, 0 होता है। अब ये कैसे 0 होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी बात समझा सकता हूँ कि कैसे 0 हो रहा है। आइए इसी फॉर्मूले से निकलेगा कैसे 0 होता है। आइए आप ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट के बगल में x⁻0 मान लीजिए, क्योंकि हम x⁻0 का मतलब क्या होगा कि आप जानते हैं कि दुनिया के किसी भी नंबर के अगर मैं पावर 0 लिखूं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, पता है आपको। यानी कि अगर मैं मान लीजिए ऐसे लिख दूं 5⁻0 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। अगर मैं लिख दूं ये 1 लाख लिख दूं, इसके पावर में 0 लगा दूं, इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर मैं बहुत बड़ा 1 करोड़ लिख दूं, 2 करोड़ लिख दूं, 5 करोड़, कोई भी नंबर लिखेंगे अगर उसके पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। ये बात आनी चाहिए आपको, आती भी होगी कई लोगों को, कि मतलब किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। यानी कि अगर ये x है, अगर हम इस x के पावर में 0 लिखे हैं तो ये तो 1 ही लिखा है, तो अगर 5 ये तो 1 ही है ना, ये 1 है, तो यानी 5 × 1 क्या आएगी 5 ही है। मतलब ये जो 5 × x के पावर 0 है ये 5 ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि x पावर 0 तो 1 हो गया है, तो 5 × 1 तो 5 ही है ना। तो यानी कि हम बस ये प्रूविंग के लिए कि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कैसे होता है हमने ये x पावर 0 लिख लिया। अब देखिए आप इस फॉर्मूले में हम जानते हैं, इस फॉर्मूले में रखिए a के प्लेस पे 5 है तो 5 लिख लिया, n के प्लेस पे यहाँ 0 है तो 0 लिख लिया और x के इस पे x लिखा, n के प्लेस पे फिर यहाँ 0 - 1 कर लिया। अब आप इसकी वैल्यू बताइए हमें, तो कि देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो जा रहा है 0 से, तो आप ये जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। ये बात पता होगी कि किसी भी नंबर को, दुनिया या किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वैल्यू 0 ही है। इसलिए किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ मैं लिख दूं dy/dx हमेशा 0 ही आती है। ये आपका किसी कांस्टेंट अगर नहीं होता प्रूफ, जो मैं प्रूफ की बात कर रहा था कि आखिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कैसे हो जा रहा है, ये उसका प्रूफ। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो 0 होता है। कोई पूछे प्रूफ करो तो प्रूफ कर दीजिएगा ऐसे, उसके बगल में x पावर 0 लिखिएगा और इस फॉर्मूले में रख दीजिएगा, n के प्लेस पे 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, आइए तो आइए अब ये तो बात हो गई थोड़ी सी। अब एक दो थोड़े से आप लोगों में कुछ नए टाइप के कुछ क्वेश्चन इसमें कराऊं। आइए मान लीजिए कोई y का कोई एक फंक्शन हो जिसे मैं लिख दूं 2x + 1, 2x प्लस कुछ 1, ये कोई फंक्शन है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, dy/dx क्या होगा बताइए जरा कीजिए। तो देखिए इसमें एक 2x + 1 ये पूरा एक फंक्शन है ना, तो आप इसको बिल्कुल अलग अलग ट्रीट कीजिए, है ना। अलग अलग ट्रीट कैसे कि पहले आप 2x को करेंगे फिर आप 1 को करेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। पहले 2x को करना है फिर प्लस साइन लगाना है फिर 1 का कर देना है, आंसर हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 2x वाले कैसे होगा भाई, कैसे होगा, तो आप इस फॉर्मूले में रखिए। देखिए 2 यानी a के प्लेस पे यहाँ 2 है तो 2 लिख दिया, और x के पावर में यहाँ आपको 1 दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है 1 है तो यहाँ x लिखा और n के प्लेस पे यहाँ 1 लिख दे, x लिख दे और यहाँ 1 - 1 लिख दे, हो गया है ना।
अच्छा, तो ये आंसर कितना आया आप देखिए, 2 1 जा 2 और x के पावर में आ गया हमारा 0। तो आप जानते हैं किसी भी नंबर के पावर 0 यानी 1, यानी 2 × 1 ये क्या हो जाएगा, तो 2 ही लिखा है, 2 आएगा। अब हमने 2x का डिफरेंशिएशन किया तो 2 मिला, 1 का क्या मिलेगा, तो यहाँ प्लस साइन लगाएंगे। आप जानते हैं 1 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा। तो ये 2 हुआ और 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2, तो यानी जो हमारा dy बाई जो dx मिला, जो हमारा dy बाई जो dx मिला, यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 0 मिला, तो 2 + 0 तो 2 ही हुआ। तो अपना आंसर हो गया ये। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन और करें, उसके बाद शायद आपको और क्लियर हो जाए। मान लीजिए यहाँ कुछ मैं फंक्शन चेंज कर दूं, ऐसे कर दूं कि 2x² + 2x कर दूं, ये कोई एक फंक्शन है मान लीजिए। अब देखिए, अब आपको यहाँ टेंशन लेनी है, आपको एक एक को अलग अलग सॉल्व करना, पहले इसको करना है, फिर प्लस साइन लगाना है, फिर इसको करना है। ठीक बात, तो चलिए हम लोग पहले इसका करते हैं। तो ये लिख दे पहले हम dy/dx। ठीक है, इसका हम लोग पहले कर चुके हैं। क्या होगा, एक इस वाले फॉर्मूला में रखिए, a के प्लेस पे 2 है, n के प्लेस पे हमें 2 दिख रहा है, फिर x, फिर 2 - 1 कर दिया, इसका हो गया डिफरेंशिएशन। अब हम लोग प्लस साइन लगा दें, प्लस साइन लगा दें और 2x का करते हैं, तो यानी कि 2 a के प्लेस पे यहाँ 2 दिख रही है, n के प्लेस पे यहाँ 1 दिख रहा है, तो डॉट लगा के 1 लिख दिया, फिर x लिखा, 1 - 1 कर देंगे ना, n - 1 है तो 1 - 1 हो गया। अब बताइए यहाँ से आंसर क्या आएगा, यहाँ से 2 2 जा 4 हो गया ये, और 2 - 1 यानी यहाँ 4x बचा, और यहाँ से क्या मिला, 2:1 2 मिला हमें, और x पावर 0 मिल जाएगा ना, यहाँ x पावर 0 तो 1 ही होता है, और 2 × 1 क्या बचेगा, 2 ही मिलेगा। यानी जो हमारा आंसर मिला यहाँ dy/dx इस फंक्शन का, वो हमें मिला 4x + 2। ठीक है, एक और कर लो, चलिए आइए एक और करते हैं, उसके बाद आप लोग को मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप लोग घर पे बैठ के उसको ट्राई कीजिएगा। आइए, y = मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूं 3x⁴ + 5x + 3, ये कोई फंक्शन लिखा है। ठीक है, तो इसमें डरना नहीं है, क्या करना है, सबको अपना अलग अलग ट्रेड करना है, अपना अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग 3x⁴ वाले क्या करेंगे, तो पहले मैं dy/dx लिख दूं। अब देखिए, एक पहले इसको करते हैं, तो इस फॉर्मूले में रखिए, a के प्लेस पे यहाँ 3 है, n के प्लेस पे हमें डॉट लगा के 4 दिख रहा है, तो n के प्लेस पे 4 लिख दिया, फिर x लिख दिया, फिर n - 1 है पावर में, तो यानी 4 - 1 इसका कर दिया। अब प्लस साइन लगाइए, इसका कीजिए, तो 5x का कितना होगा, तो इसमें रखिए 5, यानी a के प्लेस पे 5 रखा है, यहाँ n के प्लेस पे हमें 1 दिख रहा है, तो डॉट लगा के 1, और x पावर 1 n - 1 यानी 1 - 1, और ये तो 3, तो आप जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो चुपचाप प्लस लगा के 0 लिख दीजिए बड़ा सा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए मैथमेटिक्स से, फिर तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ फिजिक्स खत्म, फिर ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला आंसर आएगा। ठीक है, 4 3 जा 12, x पावर 4 - 1 यानी 3, यहाँ क्या बचा हमारे पास, 5:1 5, और यहाँ 1 - 1 यानी 0, तो यहाँ x के पावर 0, तो 5 × 1 × 1 यानी 5 ही बचा ना, और प्लस 0 तो लिखने की जरूरत है नहीं। यानी जो हमारा आंसर आया इसका dy/dx वो आ गया क्या, 12x³ + 5। ठीक है, तो अब मैं समझ के चलता हूँ कि आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ इसमें बात समझ में आई होगी, है ना। तो आप क्या करते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, घर पे बैठ के आप उसको लगाइएगा। अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आता है, कहीं दिक्कत होती है, तो आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, फ़ोन कीजिए, पूछिए कि इसमें हमें सर इस क्वेश्चन में हमें ये दिक्कत आ रही है, यहाँ ये बात समझ में नहीं आई, तो फिर से बताई जाएगी।
ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ना। आइए तो कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन है y, मान लीजिए कुछ फंक्शन है 3x टू दी पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये कोई क्वेश्चन है। सबको अलग अलग सॉल्व कीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है। और जब भी सॉल्व करने बैठिए ये बगल में ये फॉर्मूला लिख के बैठिएगा ताकि आपको रखने में आसानी हो, है ना। आइए वैसे ही आप 2-4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, है ना, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए y इक्वल टू एक और फंक्शन लिख दे 5x पावर 3 प्लस 2x, ये कोई फंक्शन है मान लीजिए, कीजिएगा। मान लीजिए एक और फंक्शन है y इक्वल टू रूट x, मैं लिख दूं, इसका कीजिएगा। क्योंकि आपको अगर कई लोगों को इसमें नहीं पता होगा, मान लीजिए मैं बता दूं थोड़ा सा रूट की, कि किसी भी, जैसे यहाँ रूट x है ना, तो रूट x को देखिए हम लोग x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं। जो रूट होती है वो पावर में 1/2 होती है ना। तो अगर यहाँ ये रूट x लिखा है यानी x के पावर में क्या है, यहाँ x के पावर में 1/2 है, यानी n के प्लेस पे यहाँ 1/2 लिखिएगा। n के प्लेस पे इस फॉर्मूले में 1/2 रखिएगा। जैसे इससे पहले ना यहाँ 5 2 3 1 रखते थे ना n के प्लेस पे, तो अब यहाँ n के प्लेस पे 1/2 रखिए, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही मान ले एक और क्वेश्चन, अंडर रूट के अंदर मान लीजिए मैं बना दूं x प्लस 1, ठीक है। चलिए इसको नहीं बताते हैं, ये आपका थोड़ा सा आगे का हो जाएगा, इतना ही कीजिएगा। ऐसे लिख दूं मैं 1/√x लिख दूं, इसका कीजिएगा। अब ये क्या होगा आप जानते हैं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस बताऊंगा नहीं आपको आंसर। आप जानते हैं अगर ये 1/x लिखा है, यहां पर x के पावर में क्या है 1 है ना, x के पावर में 1 दिख रहा है। तो अगर हम इसका उल्टा करके यानी कि रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा x पावर -1, इस चीज को लिख सकते हैं, यानी 1/x को हम x टू दी पावर -1 लिख सकते हैं भाई। वैसे ही अगर ये 1/√x है तो आप जानते हैं कि रूट को पावर में रूट को पावर में 1/2 लिखते हैं। तो क्या इसको हम x टू दी पावर -1/2 नहीं लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं कि यहाँ पावर में 1 था तो x टू दी पावर -1 लिख दिया। क्योंकि यहाँ पर पावर में 1/2 है, रूट की पावर क्या होती है x पावर 1/2, तो जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे उल्टा करके तो पावर में -1/2, जो भी पावर है उसको माइनस साइन लगा देंगे, तो इसको ऐसे लिखिएगा। अब फिर n के प्लस पे यहाँ -1/2 आ जाएगा, फॉर्मूले में रखिएगा, आंसर है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन 5 नंबर में आपको दे रहा हूं, y इक्वल टू अंडर रूट में x स्क्वायर, अंडर रूट में x स्क्वायर। चलिए थोड़ी सी बात मैं इसकी भी बता दूं आपको कि क्या कर सकते हैं आप इसका। तो आप ये जानते हैं, चूंकि अगर मैं ये लिख दूं x स्क्वायर इंटू 3, अगर ये x स्क्वायर के पावर में 3 है, x स्क्वायर के पावर में 3 है, तो क्या हम जानते हैं कि दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं? नहीं पता है। तो आप ये जानिए कि जब भी किसी पावर के पावर में लिखा होगा तो हम दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 3 इंटू 2 6, यानी x के पावर में 6 लिखा है, ये x के पावर में ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई भी पावर हो, जैसे x के पावर में जनरल जो फॉर्म होती है, अगर x के पावर में n और इसके पावर में m लिखी हो तो हम इसको ऐसे लिखते हैं x n और m, ऐसे कर देते हैं, है ना। n और m यहाँ पर नंबर्स हो गए, ठीक है। तो वैसे ही मैं आपको जो 5th वाला जो मैंने आपको आखिरी क्वेश्चन दे रखा है, y इक्वल टू अंडर रूट में x स्क्वायर, तो आप ये जानते हैं कि अंडर रूट क्या होती है, अंडर रूट तो खुद पावर में 1/2 होती है,
क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर में पावर में 1/2। तो आप जानते हैं अगर पावर हो, पावर की भी पावर हो, तो दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 × 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल, यानी x बचेगा। तो ये कुछ नहीं, x लिखा है। चलिए मैंने आपका ये काम आसान कर दिया। तो आप ये ट्राई कीजिएगा, और इस क्वेश्चंस में कहीं कुछ दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आपका, कि अभी तक तो आपके सामने एक फंक्शन था ना, एक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन सीख रहे थे। अब अभी थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स सीखेंगे हम लोग ना, कि कोई दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, कोई दो फंक्शन आपस में डिवीजन में है ना, और किसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हो, है ना, जिसको चेन रूल बोलते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग को दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का पढ़ना है, डिवीजन पढ़ना है और चेन रूल पढ़ना है। तो अभी 3 टाइप्स के हमको पढ़ने हैं। अभी ये बेसिक है आपका। अगर आप इसका सीख गए तो आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और चेन रूल सीखने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो उसका हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप लोग इसको करिए, ट्राई कीजिए। जो नहीं आता है अभी तक मैसेज कीजिए, फोन कीजिए और पूछिए क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए, ट्राई कीजिए। शुक्रिया।